नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। और चुनाव की इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की सबसे चर्चित खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बड़वानी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए इसे लेकर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि मैं देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का पक्षधर हूं। एमपी में कॉमन सिविल कोड को लेकर कमेटी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान नहीं होना चाहिए। और इस बयान के मायने क्या हैं ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, क्या मकसद है जरा जानने की कोशिश करते हैं। शादी, तलाक, जमीन, जायदाद के मामलों में एक ही कानून लागू होगा। संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूसीसी ने जोर पकड़ा। 2019-20 के दौरान इसकी मांग तेज हो गई। गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में बीजेपी दावा कर चुकी है इसका कि हम लेकर आएंगे। प्रदेश में सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने का भी वादा किया। सुप्रीम कोर्ट धारा 10A के तहत इसे गलत ठहरा चुका है। हाईकोर्ट आर्टिकल 14 और 21 यानी कि 14 और 21 के खिलाफ बता चुका है। कोर्ट समानता और जीवन के अधिकार के खिलाफ ये कानून है, हाईकोर्ट ये मानता है। लेकिन इस पर अब बहस छिड़ पड़ी है। तो क्या इसका कोई राजनीतिक मतलब हो सकता है? पार्टियों की अपनी क्या मंशा है इस पर, उनके अपने क्या विचार हैं और देश क्या सोचता है, यह भी बहस जरूर। तो क्या है कॉमन सिविल कोड, यह आपको बताने की कोशिश की है। अब जरा इस खबर के एंगल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी सुई इतिहास से यानी कि कुछ वक्त पहले से लेकर अब तक इसी पर टिकी हुई है या इसके पीछे का सच कुछ और है। राजनीतिक मंशा क्या है ये समझते हैं चुनाव शाखा में। चुनाव शाखा में हमारे साथ बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, ये एक बार फिर से ये जिन्न कहूं या ये शगुफा कहूं या फिर सरकार की मंशा कहूं कि यूसीसी को लेकर फिर से एक बार वादा किया जा रहा है या उसकी बात की जा रही है या उसके लिए जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे का राजनीतिक एंगल क्या हो सकता है और इस खबर को आम जनता कैसे समझे, जरा आप अपने चुनाव शाखा से इसे समझाइए। देखिए, मकसद 2024 दिख रहा है विजय, क्योंकि ये बीजेपी के कोर इशू रहे हैं। 3 कोर इशू हैं, जिसमें एक राम मंदिर था,
एक धारा 370 हटाना कश्मीर से, और तीसरा कॉमन सिविल कोर्ट। तो दो मकसद तो बीजेपी ने, दो अपने उद्देश्य तो पा लिए हैं। धारा 370 हट गई है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन कॉमन सिविल कोर्ट एक पेचीदा मसला है। तो 2024 में एक अच्छा मुद्दा हो सकता है, और ये मुद्दा कई एंगल पर काम करता है इसके, क्योंकि कई पहलू है। और आपने देखा हो ये जिस तरह से इसको बीजेपी इसको लेकर तैयारी कर रही है, पहले उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोर्ट के लिए कमेटी बनाई, उसके बाद गुजरात में, और अब मध्य प्रदेश में घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये राज्यों के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो क्या इसमें एक रास्ता ये भी हो सकता है कि लोकसभा में इसको बिल पारित कराकर, राज्यसभा से पारित कराकर एक कानून बन सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बीजेपी इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाना चाहती है और इसको बहस में लाना चाहती है, तो ये रास्ता अपनाया गया कि राज्यों से इसको लागू करवाया जाए, ताकि एक उसमें एक माहौल दिखे कि आखिर ये मुद्दा जा किस तरफ रहा है, और उसके बाद फैसला लिया जाए। तो ये 2024 बीजेपी का मकसद हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए विजय, एक एंगल ये भी है कि इससे ध्रुवीकरण काफ़ी होगा, क्योंकि एक वर्ग विशेष मानता है, खासतौर से मुस्लिम वर्ग ये मानता है कि ये उनके खिलाफ है, क्योंकि उनकी एक विशेष पहचान को ये इसके जरिए, कॉमन सिविल कोर्ट के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें उस पक्ष में हमेशा से होती रही हैं, और तो ये इससे एक ध्रुवीकरण होगा, और जब भी ध्रुवीकरण होता है तो फायदा बीजेपी को ही मिलता है। तो बीजेपी इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। लेकिन ये एक बृहद, खासतौर पर लैंगिक आधार पर जो भेदभाव होता है कानून के आधार पर, उसको भी बीजेपी दूर करना चाहती है। तो 3 तलाक के बाद एक और मौका है उसके पास ये दिखाने का कि हम अल्पसंख्यक की महिला हो या बहुसंख्यक महिला हो, उसको समान अधिकार देने की हम बात कर रहे हैं। तो इसके कई आयाम हैं जो फायदे सारे बीजेपी को मिलते दिखते हैं, लेकिन मसला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये इसको लागू करना इतना आसान नहीं है विजय। हाँ, लेकिन इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, कैसी तैयारी होगी, ये भी समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सरकार इसके पीछे क्या सोच रही है और किन किन देशों में जरा ये लागू है, उस पर भी हम फोकस करते हैं कि वहां इन्होंने कैसे लागू किया है। पाकिस्तान, इन देशों में लागू है यूसीसी, पाकिस्तान में भी लागू है, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट। तो ये वो देश हैं शैलेंद्र जी जिनमें ये यूसीसी लागू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कमोबेश बहुत सारे ज़्यादा तो इस्लामिक कंट्री हैं, या ये कह लें कि जो दूसरे जहां एक ही संप्रदाय के लोग ज़्यादा रहते हो, क्योंकि भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं और सबकी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रीति रिवाज हैं और उनके कानून हैं। इससे मजबूती से लोगों को समझाकर आगे बढ़ना और जनता उसका विरोध ना करे, विपक्ष का काम है विरोध करना, चाहे बीजेपी विपक्ष में रही हो या कांग्रेस विपक्ष में रही हो, लेकिन विपक्ष अपना काम करेगा। लेकिन आप जनता तक सटीक बात कैसे पहुंचा पाएंगे, इस चीज को लेकर ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए संविधान में हमारे यहाँ इसका उल्लेख पहले से ही अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है कि जब आदर्श परिस्थितियां होंगी तब सामान्य आचार संहिता लागू किया जाएगा देश में। तो अभी तक वो हो नहीं पाया 75 सालों में। लेकिन अब देखिए, अब विजय इसमें एक चीज़ और है कि बीजेपी ये जो उसने ये विचार समाज में लाया है, तो इसमें कांग्रेस के सामने जरूर दुविधा हो जाती है, क्योंकि वो कहाँ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक समाज का बड़ा वर्ग ये मानता है कि अब समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, एक देश में 2 विधान क्यों हो, ये बात तुरंत कन्विंस हो जाती है, बहुत से लोग इससे सहमत हो जाते हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष है जिसको ये लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कोशिश कि उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ी है बीजेपी। तो कांग्रेस के सामने ये दुविधा रहती है कि वो इसमें कहाँ जाए, तो बीच में वो कहीं बात रखने की कोशिश करती है, महिलाओं को सामने लाती है, और इसमें राजनीति देखती है। और आज आपने देखा होगा कि विजय ये बात कहाँ कही शिवराज सिंह चौहान ने, ये बड़वानी में कही, आदिवासी इलाके में कही
और उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि एक वर्ग विशेष के द्वारा आदिवासी लड़कियों से शादी की जा रही है और जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी इस दिशा से इस मुद्दे को ले जाना चाहती है कि सामाजिक बुराई है एक तरह से ये, और इसको लागू करना बहुत जरूरी है। तो बीजेपी इस मामले में एक समझदार पार्टी, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर, वो एक उसकी जो प्रक्रिया होती है किसी भी मुद्दे को हल करने की या कहीं एक विशेष अपने मकसद पर पहुंचने की, तो एक पूरे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ती है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि वही काम शुरू हुआ है कि राज्यों के थ्रू इसको लागू करवाया जा रहा है और फिर धीरे धीरे देश में लागू किया जाएगा। ये एक बीजेपी की बिल्कुल स्ट्रेटेजी के तहत ये हो रहा है जी। पर सवाल यही है कि अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनको मानने वाले हैं और सब एक साथ मानने वाले हैं या नहीं, इस पर भी एक संशय फिलहाल तो बना रहता है। भविष्य में आगे क्या होता है वो भी हम कई बार बतौर पत्रकार झांकने की कोशिश करते भी हैं और इतिहास में आप ले भी जाते हैं चुनाव शाखा में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ इतनी टेक्निकल चीज़ों को समझाने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं सागर की नरियावली विधानसभा। और इस सीट पर 2 दशकों से बीजेपी काबिज है और बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया जीत का चौका लगाने का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं 2023 के चुनाव में कांग्रेस परिवर्तन की बात कर रही है। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास सेगमेंट बूथ बाजा में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं मनीष तिवारी। आज हम आ गए हैं नरियावली विधानसभा सीट पर, जो कि सागर जिले की एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर पिछले 4 बार से लगातार कब्जा है बीजेपी का और वर्तमान में 3 बार से लगातार विधायक हैं इंजीनियर प्रदीप लारिया। ग्रामीण क्षेत्र से भी यह विधानसभा घिरी है और कुछ इसका क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र से भी लगा हुआ है। हम नरियावली विधानसभा के मुख्यालय पर हैं और यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का उनका मिजाज होगा, क्या यहाँ पर चुनावी मुद्दे होंगे, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और वर्तमान विधायक किन अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। चलिए जानते हैं नरियावली विधानसभा का मूड। सागर और सुर्खी के बाद हमने रुख किया सागर जिले की नरियावली विधानसभा का। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस विधानसभा सीट पर अब कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। साल 1998 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जीते थे, लेकिन 2003 के चुनाव में बीजेपी के नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने उन्हें करीब 25,000 वोटों से हराकर बीजेपी का परचम लहराया और तब से लेकर अब तक कांग्रेस यहां जीत नहीं पाई। पिछले 3 चुनावों में से अब बीजेपी के प्रदीप लारिया यहां से विधायक चुने जा रहे हैं। प्रदीप लारिया बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, जो विकास और शिवराज सरकार के कामों के दम पर जीत का चौका लगाने का दम भर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में विकास नहीं होता था और इस कारण से नरियावली विधानसभा भी अछूती थी विकास के मामले में, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश के साथ नरियावली का भी विकास तेज गति के साथ बढ़ रहा है और हम लोग विकास के नाम पर आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। ये उपेक्षित विधानसभा थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अब हम विकास के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं। हम यदि बात करें सड़कों की, हम आज बात करें यदि बिजली की, हम बात करें यदि सिंचाई की, हम बात करें यदि पेयजल की, तो लगातार इन क्षेत्रों में हमें सफलता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। जहां इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं हुआ करता था, आज 2 महाविद्यालय, ITI और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को भी हम लोगों ने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के अंतराल से इसको पहुंचाया है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जीत कर वापसी के लिए जीतोड़ मेहनत करने में जुटी है। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र चौधरी मैदान में सक्रिय हैं, तो कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष रही रेखा चौधरी भी जोर आजमाइश करने में जुटी है। उन्हें भरोसा है कि अब जनता परिवर्तन चाहती है और 2023 के चुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। 15 साल आपके एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद, आपकी सरकार रहने के बाद, अगर पानी के लिए व्यक्ति परेशान हो रहा है, नाली, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर व्यक्ति परेशान हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 रुपए किलो गेहूं और चावल में जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो ये अति का अंत कहीं न कहीं होता है। क्या बिजली की समस्याएं, क्या खाद किसानों को मिल रहा है,
कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और आने वाले दिनों में इस बात का रिजल्ट वहाँ के लोग देंगे। सियासत के वादों और दावों के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं। विकास की बातों से जनता इत्तेफाक तो रखती है, लेकिन अपनी समस्याओं पर भी खुलकर बोलती है। पानी की किल्लत और कुछ लोग योजनाओं का लाभ न मिलने की बात करते हैं। सब सही चल रहा है, मगर क्या होता है, कहीं सरपंच भी लापरवाही कर देते हैं, कहीं कोई यही चुनाव की टसल में कोई कहते कि इनको नहीं मिलो चाहिए, इनको कहा भाई यही चर्चा है। और नहीं तो बिल्कुल सही है, ऊपर से बिल्कुल हर व्यवस्था सही है। सड़कों की दिक्कत है, सड़कें सब बन रही, इतनी देर है कि सरपंच बनवा रो रहा है, बेखुद डरा रहा है कि अरे कहाँ लो तो काम लाद ला, इतने वहीं अगर करवा भी की सरपंच में क्षमता हो तो खाद पानी मिल रहा हो, लेकिन मिल रहा हो थोड़ी दबाव के कारण बड़े आदमी मिल जाते हैं। छोटे मोटे किसानों के बचो नहीं है तो थोड़ा स्वभाव से भटका, माने ऊपर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जो बताई विज्ञान है वो हकीकत में इतनी गड़बड़ी करता है लोग। सौंदर्यीकरण के लिए मान लो विकास के कार्य के लिए जो पैसा आया वो प्रॉपरली तरीके से खर्च नहीं हुआ, जैसे तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अधिकारियों की कुछ लापरवाहियां रही, उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नरियावली में 2023 की बिसात बिछने लगी है। दावे और वादे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी जीत के भरोसे से भरी हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी के गढ़ को भेदने की रणनीति के साथ मैदान में सक्रिय दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी वक्त है और चुनाव आते आते सियासत क्या रंग दिखाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी होगा वो मंजूर जनता ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो फिलहाल भूतबाजा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बंसल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, नरियावली, सागर। अब नरियावली का सियासी इतिहास भी समझने की कोशिश कीजिए। विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सीट। कांग्रेस आखिरी बार 1998 में जीती थी और 2003 में बीजेपी के नारायण प्रसाद कबीर पंथी, जिन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को हराया। वर्तमान में बीजेपी के प्रदीप लारिया विधायक हैं और 2008 से लगातार जीत रहे हैं। बारी हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिलवा सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए कांग्रेस के नेता और ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवार से। 2023 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने जो क्षेत्र हैं वहां जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 2023 के चुनाव को लेकर 1 साल से भी कम समय बचा है, किस ओर इस बार 2023 की ब्यार बह रही है आपकी नज़र में? 2023 की चुनाव की तैयारी दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। इस बार जनता का रुख, जनता का मन, जनता का विश्वास माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में है और जिस प्रकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जनता का स्नेह व आशीर्वाद कमलनाथ जी पर रहा 2018 में और खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिराने का चक्र जो किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है उस पाप की सजा इस बार जनता उनको 2023 में देगी और मध्य प्रदेश में इस बार पूरी तरह जो लहर है वो कांग्रेस के पक्ष में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, आपकी जो विधानसभा है उसमें कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में चुनावी मुद्दे हैं? देखो, निश्चित रूप से एक तो यह पूरा क्षेत्र है जिसमें लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दूसरा महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार 15-20 सालों में जिस प्रकार भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बढ़ा है, चाहे कोई भी हो, ये बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा। आम आदमी, आम जनता परेशान है। कोरोना के कारण, नोटबंदी के कारण लोग पैसे ही परेशान है, उसके अलावा लोगों को रोजगार नहीं है, तो लोग भूखमरी के कगार पर आज बैठे हैं। आपकी प्राथमिकता में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 2023 में रहेगा प्राथमिक मुद्दा? प्राथमिक मुद्दा तो ये है कि एक तो जडेरुआ बांध से लेकर जो
एयरपोर्ट तक रोड है, वो प्रमुख मुद्दा है कि ये रोड बनना चाहिए। और हमने भी कई बार लिखा है, शासन ने भी प्रस्ताव भेजा है, लेकिन बजट के अभाव में वो रोड नहीं बन पा रही। उस रोड की कनेक्टिविटी होने से एक तो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था उससे हमको राहत मिलेगी। वीआईपी उस रोड से सीधे 6 नंबर चौराहे पे वीआईपी गेस्ट हाउस तक आ सकते हैं। तो जगह जगह हमको जो जाम करना पड़ता है, रोड बंद करना पड़ती है, वो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये विधायक सतीश से करवा रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी विधानसभा में इस बार उद्योग लगाने का जो प्रमुख जो उनकी प्राथमिकता है वो लगाएंगे, जिससे जो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और जो विधानसभा है उसका विकास भी सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्या उनसे समाधान किया जाएगा। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। नेताजी की बात आपने सुन ली और अब वक्त है चुनाव का जायका लेने की। जब बात चुनाव की और सियासत की हो तो आधी आबादी यानी कि महिलाओं की राय जानना भी बेहद जरूरी है। बंसल न्यूज की टीम पहुंची जबलपुर और लिया जायका चुनाव का। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक और राजनीतिक पार्टियां समझिए चुनावी दंगल या चुनावी मोड में आ गई हैं, वहीं चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं, आज चाय पे यहाँ बैठी हुई हैं और चाय पे हम उनके साथ चर्चा करते हैं कि किस तरह की सरकार की उनको उम्मीद है। अगले साल चुनाव है और क्या उम्मीदें हैं आपको कि किस तरह के जनप्रतिनिधि इस बार आप चुनेंगे? एक आम जनता जो है वो यही चाहती है कि उसको सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हों, उनके बच्चे अच्छे से शिक्षित हो पाएं और उनको जो महंगाई की समस्याएं हैं सबसे पहले उनसे उनको मुक्ति मिले। आप किस तरह से देखते हैं सरकार किस तरह की होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास, हम लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, प्लान्स बनाए गए हैं, बट उस पर हमारी गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर रही है। एक मतदाता है, एक वोटर की हैसियत से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपको अपने जनप्रतिनिधि से? हम यही चाहते हैं कि जैसा महंगाई कम होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी सबको बराबर का होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार ही बने और महंगाई इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी कोविड के कारण हम इतना सफ़र कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेंटेन हो। किस तरह से देखते हैं, किस तरह की सरकार चाहती है आप? सर, जैसे बाकी महिलाओं ने बोला कि महंगाई पे मतलब महंगाई कम की जाए। अकॉर्डिंग टू महंगाई, सर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मतलब सरकार जो है महंगाई पे ज़्यादा गौर करे, जो भी महंगाई है उसे थोड़ा कम करे। क्या है इस बार आपका मन? मतदाता मतलब होने के कारण हम तो चाहते हैं कि हम अच्छे मतलब कैंडिडेट को लेके आए, लेकिन क्या कैंडिडेट को भी उसी तरह से हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए, काम करनी चाहिए उनको भी। तो जैसे महंगाई हो गई, एजुकेशन हो गई, उस चीज़ में है मेनली करना है उनको, क्योंकि फीस एज अ मदर एज अ मतलब मैं कर सकती हूँ कि मतलब फीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल में। थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में भी थोड़ी फैसिलिटी दे तो फिर हम लोगों को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की दरखास्त कर, जैसे दिल्ली सरकार ने करवाई है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, यहाँ भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, एमपी में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो भारत भाग्य विधाता यानी मतदाता बैठे हुए हैं जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि महंगाई को लेकर के सरकार कुछ करे, साथ ही डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कार्यों से संतुष्ट भी है, साथ ही महंगाई, शिक्षा और रोजगार को लेकर के कुछ एक मास्टर प्लान से जो है आने वाली सरकार तय करे जिससे इन लोगों को एक अच्छी राहत मिल सके। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो चाय की चुस्कियों के साथ महिलाओं की राय भी हमने जानी। अब बारी है जन का मन टटोलने की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची खरगोन और जाना कि जनता की कसौटी पर जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं। हमने आम लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की और जाना कि वो 2023 में क्या चाहते हैं। अभी खरगोन में देखा जाता है कि स्वच्छता के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन इधर अगर आप देख लो कि जवाहर मार्ग हो, वहाँ पे 2-3 ऐसे मार्ग हैं जहाँ पे गंदगी अभी वैसी पसरी हुई है। जनता यही चाहती है कि जो भी प्रतिनिधि आए अच्छा अपने शहर का विकास कराए, सौंदर्यीकरण कराए। खरगोन जिले में मेन मुद्दा है अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य और अपना शिक्षा विभाग में जैसे महंगाई हो रही है, शिक्षा भी बहुत महंगी हो रही है, जो आम पब्लिक को बहुत महंगी पड़ रही है, पेरेंट्स को बहुत दुविधा हो रही है। और उसके बाद में जो बेरोजगारी है,
बेरोजगारी का आलम ये कि कई युवा अपने लॉकडाउन के बाद में बेरोजगार है। धंधे पानी भी देखे तो धंधे पानी भी जो 100% थे वो 25% पे रह गए, तो छोटे दुकानदार भी काफ़ी परेशान हैं। ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि जो अपने वादे तो करे और वादे करने के साथ वो उस वादों पे खरी भी उतरे, मतलब सारे वादे निभाए अपने। अब जो भी विधायक बने या जो भी आए, किसी भी पार्टी से आए, हम मतदाता ये चाहेंगे कि हमको धरातल पर नहीं, जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए जो वादे करे। तो जनता की राय आपने जानी। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी वक्त कहीं और का चुनावी जायका लेकर, जन के मन की बात लेकर और साथ ही साथ चुनावी इतिहास लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।